नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में ननिहाल से अपने घर लौट रहे 25 वर्षीय बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस सूचना की घटना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के राजापुर माफी निवासी अजय पासी गुरुवार देर रात अपने ननिहाल रसूलपुर से बाइक लेकर लौट रहा था। सलोन मनिकपुर मार्ग स्थित औटिहा मोड़ से 200 मीटर पहले अचानक युवक की बाइक सड़क पर बने गड्ढे में चली गई, जिससे मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होने से युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रात होने के कारण सड़क पर काफी देर तक युवक का शव पड़ा रहा। आने जाने वाले राहगीरों ने जब युवक का शव देखा तो इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सीएचसी सलोन भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे तो पति पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है। इस रिश्ते से जुड़ी तमाम खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ज्यादातर खबरें पति पत्नी के लड़ाई झगड़े की होती हैं, लेकिन कानपुर आउटर के बिल्हौर थाने से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। दरअसल मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र के गांव बखरिया खंड सजंती बादशाहपुर का है। मनोज कुमार की पत्नी सुशीला करीब 1 महीने से अधिक समय से घर से लापता है। उसके लापता होने के बाद उसका पति परेशान रहने लगा। महिला का पति खोजबीन में लग गया, आसपास के रिश्ते नातेदारी में पता लगाया, लेकिन पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चला। पति ने 30 जून 2022 को थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और गांव के जिन लोगों पर शक था उन लोगों के नाम भी पुलिस को बताए, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मनोज कुमार दिव्यांग व्यक्ति हैं और चलने में असमर्थ हैं। वे अपने कदम जमीन में सही से नहीं रख पाते। वे थाने और सीओ कार्यालय के चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी के फतेहपुर में विकास खंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर और जोगापुर को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला। देवमई विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर और जोगापुर को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से पुरस्कृत किया गया। आज फतेहपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर की प्रधानाध्यापिका गीता यादव और प्राथमिक विद्यालय जोगापुर के अनुज कुमार को जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और मुख्य विकास अधिकारी सत्यप्रकाश ने स्वच्छ विद्यालय का प्रमाण पत्र, अंग वस्त्र और तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया। अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया द्वारा लगातार स्वच्छता के प्रति प्रचार प्रसार करवाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर में गंदगी का साम्राज्य फैला है। विद्यालय में सफाई कर्मी की नियुक्ति न होने से विद्यालय में बने शौचालय में गंदगी फैली है, जिसकी वजह से विद्यालय में नौनिहाल बच्चों का भविष्य खतरे में है। हमने वीडियो सेक्रेटरी को फ़ोन करके कई बार अवगत कराए हैं। विद्यालय शौचालय का भी कार्य अपूर्ण है और प्रधान जी और को भी इस मैटर में संज्ञान बताया गया है कि सब पिछले एक साल के ऊपर से यहाँ पे सफाई कर्मी कोई भी नहीं है। जो भी विद्यालय के स्टाफ के माध्यम से जो सफाई हो जाती है उतनी ही हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मी ना तो कोई है, ना ही किसी अन्य गांव से किसी को यहाँ पे लगाया गया है, जिसकी वजह से साफ सफाई में अभी भी व्यवस्था फैली हुई है। और ये जो लेडीज स्टाफ हैं, इनके लिए क्या शौचालय की व्यवस्था, ये सब बाहर जाते हैं या फिर कैसे, क्या वही गंदगी? स्टाफ के लिए अलग व्यवस्था है, बच्चों के लिए अलग है, लेकिन उसमें गंदगी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है और क्या कहते हैं सफाई होती नहीं है प्रॉपर, इस वजह से गंदगी है। बाकी सबका
गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को एक दिन दौरे पर जयपुर पहुंचे हैं। गृहमंत्री नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही शाह राजस्थान भाजपा नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, राष्ट्रपति चुनाव, आदिवासी क्षेत्र के हालात और पार्टी के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जानकारी के अनुसार राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अमित शाह को जयपुर एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे हैं। अमित शाह दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक होगी। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भाग लेंगे। वहीं राजस्थान इंटर्न कैनाल परियोजना और दूसरा उदयपुर में हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह न केवल सरकार बल्कि अपनी ही पार्टी के संगठन स्तर पर भी फीडबैक लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार रात को दिल्ली पहुंचे। शनिवार को दोनों नेता पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। संभावना है कि मुलाकात में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में भारी सियासी उठापटक और शिवसेना में बगावत के बाद शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को राज्य में सत्ता की बागडोर संभाली थी। इसके पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। शिंदे और फडणवीस आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं ने शुक्रवार रात गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बागी गुट के बीच सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले पर चर्चा की। अमित शाह ने शुक्रवार रात ट्वीट कर कहा कि मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सलोन कोतवाली क्षेत्र में ननिहाल से अपने घर लौट रहे 25 वर्षीय बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला सलोन मानिकपुर मार्ग के औटिहा मोड़ का है, जहां से 200 मीटर पहले अचानक युवक की बाइक सड़क के गड्ढे में चली गई, जिससे मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होने से युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रात होने के कारण सड़क पर काफी देर तक युवक का शव पड़ा रहा। इस बीच आने जाने वाले राहगीरों ने जब युवक का शव देखा तो इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सीएचसी सलोन ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तो वहीं लखीमपुर से अगला मामला है, जहां लखीमपुर खीरी में दबंगों का कहर एक बार फिर लोगों के सामने आया है, जहां किसी आमजन को नहीं बल्कि ऑयल पावर हाउस के विद्युत लाइनमैन मनीष अवस्थी और प्रांकुर अवस्थी उर्फ अभिनव को दबंगों ने पीटा है। साथ ही आपको बता दें कि ऑयल टीचर्स कॉलोनी के रहने वाले प्रिंस रजावत नामक युवक और उसके साथियों ने ऑयल बस स्टॉप पर लाइनमैन को पीट दिया। आरोप है कि दबंग आए दिन मारपीट करते हैं। इस दौरान लाइनमैन और उसके साथी से 65,000 रुपए भी छीने गए। तो वहीं घटना की जानकारी पर पहुंचे एसएचओ खीरी प्रमोद मिश्रा ने मारपीट करने वाले युवकों समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही ऑयल चौकी इंचार्ज को एसएचओ खीरी ने आदेश दिया कि पकड़े गए युवकों को कोतवाली खीरी भेजा जाए और अन्य आरोपियों को भी जल्द तलाशने के निर्देश दिए हैं।
अगला मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां पर नौतनवा थाने में आज पीस कमेटी की बैठक रखी गई, जहां नौतनवा उपजिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए भारत की चर्चा पूरे देश में होती है। भारत में ही गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। इसी को देखते हुए नौतनवा थाने में आज पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें लोगों से आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही साथ बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी न की जाए और न ही कोई अवशेष बाहर फेंका जाए। वहीं दूसरी तरफ नौतनवा के क्षेत्र अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने कहा कि जितनी सुअर बड़े वाले हैं सबको एक नोटिस दिया जाए, जिसमें यह कहा जाए कि बकरा ईद के दिन मस्जिद के आसपास और मस्जिद पढ़ने जाने वाले लोगों के रास्ते में कहीं कोई सुअर न दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो जानवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो जानवरों के साथ ऐसा करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शांत समिति की बैठक में सभी को बताया गया कि अपने घरों में ही कुर्बानी करें और जो भी कुर्बानी का अवशेष रहे उसका निस्तारण मर्यादित तरीके से अपने घर के निकट ही करें, जिससे कि वो कहीं भी किसी पड़ोसी के यहाँ या कहीं भी वो अवशेष न बिखरने पाए। साथ ही सभी ईदगाहों में, मस्जिदों में साफ़ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा सुनिश्चित की गई है। जहां पानी टैंकर की आवश्यकता है, पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है। इसी तरह सावन के दृष्टिगत जो हमारे यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 जुलाई सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सेवाओं, अनुसंधान संगठनों, उद्योग, स्टार्टअप और इनोवेटर्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक एआई सक्षम समाधानों और बाजार के लिए एआई उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी की सुविधा होगी। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा सचिव अजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि ये एक बड़ा आयोजन है, जहां स्वतंत्रता के 75 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर समारोह के हिस्से के रूप में 75 नवविकसित एआई उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, रक्षा अनुप्रयोगों को लॉन्च किया जाएगा। इन 75 नवविकसित एआई उत्पादों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव और रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना है। भगवान इंद्र को खुश करने के लिए गांव की महिलाओं ने गांव के बाहर सूप लेकर दौड़ लगाकर शुरू कर दी। ये अनोखा नजारा है कानपुर देहात का, जहां बारिश ना होने की वजह से सालों से गांव की महिलाएं ऐसा करती आ रही हैं और इस दौरान भगवान इंद्र के लिए गांव के बाहर मंदिर में सभी महिलाओं ने उपले बनाकर पूजा की। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गांव की महिलाओं ने भगवान इंद्र देव को खुश करने के लिए सालों से चली आ रही प्रथा को मानते हुए गांव के चारों ओर दौड़ लगाकर मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। बाद में भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर परिसर में आटे की भौरिया बनाई। महिलाओं की मान्यता है कि जब भी जिले में सूखा पड़ता है या बारिश नहीं होती है तो वे इस तरह से हाथों में सूप, चिमटा और बेलन लेकर गांव के चारों ओर दौड़ लगाती हैं, जिससे वो भगोना भागती हैं। कहती हैं कि सभी महिलाएं दौड़ लगाकर गांव के बाहर बने मंदिर परिसर में एकत्रित होकर भगवान इंद्र को खुश करने के लिए उनको कंडे की आग से बनी आटे की रोटियां, जिसे भौरिया कहा जाता है, उन्हें बनाकर भोग लगाकर भगवान इंद्रदेव को खुश करती हैं, जिसके बाद वो मानती हैं कि गर्मी से राहत मिलती है और फिर बारिश होती है। पानी नहीं, मतलब बारिश नहीं हो रही है। हमारे गांव में खेत और ये जो चारा है ये सब सूख गया है। तालाब में पानी नहीं है, जानवर भी मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है बरसात ना होने के कारण, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग भौरिया बना रहे हैं ताकि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गाँव में बारिश हो। अच्छा, गांव में आप सारी महिलाएं दौड़ भी लगा रही गांव के चारों ओर? हाँ,
पहले गांव में चारों तरफ महिलाएं दौड़ती हैं सूप लेकर। हाँ, सूप और बिलना और सब कुछ लेके चलती हैं, और फिर गांव के चारों डांड मंझा के पानी नहीं बरस रहा है। अब कुछ बहुत सालों से पूर्वजों से ये कहानी चली आ रही है कि भगना भागो, बहुरियाँ खाओ, और वहाँ मतलब देव। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। और कला की अविरल धारा तथा विलक्षण योद्धा लासित बड़फुकन की बहादुरी और बलिदान की विरासत सिर्फ असम के लिए नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए गर्व का विषय है। युवा साथियों, अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मुझे अनेक देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी इन यात्राओं में मुझे प्रायः भारतीय मूल के लोगों से मिलने का भी अवसर मिलता रहा। अपनी उन मुलाकातों में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे प्रवासी भारतीय भारत से मीलों दूर होने के बावजूद अपना देश अपने साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। मैं आप सबसे भी ये आशा करता हूं कि आप अन्य देशों में बसे अपने भाइयों और बहनों से भी संवाद बनाकर रखें। वे लोग जिन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, इस धरती के उतने ही हैं जितने कि हम सब। भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। माय होम इंडिया की भावना उन लोगों में भी विद्यमान है। देवियों और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 गौरवशाली वर्षों और हमारे समृद्ध इतिहास, विविधता, संस्कृति और महान उपलब्धियों को याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस महोत्सव द्वारा हम स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं से जुड़ी गाथाओं को युवाओं और जनमानस तक ले जाने में प्रयासरत हैं। इसके द्वारा आज के युवाओं में अपने देश और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का एक पर्व बन गया है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालीन युवाओं का असाधारण योगदान रहा। देश में एक नई क्रांति लाने वाले भगत सिंह ने, जो मात्र 23 वर्ष के थे, 23 इयर्स, इस 23 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। जनजातीय समाज से जुड़े बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू भी युवा स्वतंत्रता संग्रामी थे, जिन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को बहुत पहले ही देश के संग्राम से जोड़ दिया था। यह स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न धाराओं की शक्ति थी, जिसके बल पर आज हम सब आजादी के 75 साल मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि माय होम इंडिया अपने कार्यों द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का संचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त आप सब अनेक सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं। माय होम इंडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हजारों बच्चों को उनके घर पहुंचाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करता आ रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि देश की एकता और अखंडता के लिए माय होम इंडिया ने वन इंडिया और कर्मयोगी जैसे पुरस्कारों की स्थापना की। युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति सजग बनाने के लिए संस्था के कार्यक्रम राष्ट्रवाद पर मंथन के अंतर्गत आयोजित यह युवा सम्मेलन एक सराहनीय प्रयास है। अंत में मैं आशा करता हूं कि आप सब आगे भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्य करते हुए सभी भारतीयों के जीवन में सुख और शांति का संचार करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अमेठी के जायस में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता का अर्ध जला शव चिता से उठाकर पोस्टमार्टम में भेजा गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के मध्य हुए विवाद के बाद महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामला जायस थाना क्षेत्र के मौलवी कला गांव का है, जहां रामू कोरी की पत्नी गुड़िया से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया था। पति रामू ने गुड़िया पर हाथ उठा दिया। इस बात से नाराज होकर गुड़िया ने जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ती गई। रामू उसे लेकर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल गया, जहां उसका इलाज हुआ और वो घर वापस आ गई। कुछ घंटों बाद गुड़िया की हालत फिर खराब हुई। रामू जब तक उसे डॉक्टर के पास ले जाता तब तक गुड़िया ने दम तोड़ दिया था। हुआ है कल वाली रात में जी, यानी परसों वाली रात में। हाँ। ये मतलब दारू पीन है। अच्छा। और दारू पी के मारिन है। हाँ। और का दवा खवा दीन है। जहर रामू ने है। अच्छा। और बाद में फिर रात में छोटे छोटे बच्चे हमसे आके बताएं अच्छा कि दवा करावे ले जाती। अच्छा। लेकिन हम हमारे जलबल के गबे नहीं बहन। अच्छा। हम कहा चलो हल्का फुल्का लड़े हुई हैं। हाँ। हम अब तक थोड़े जानत रहन। हाँ। और हम कल जो है रात में चले गए कानपुर। अच्छा। गाड़ी पर। हाँ। और आज रात में जो है वो खत्म हो गए, तो हम मतलब जाने पावा। हाँ, हुआ कानपुर में। ठीक। तो हुआ से फिर हम 112 नंबर का फोन लगवावा। अच्छा। हाँ? और ये यहाँ सुबह जो है ना बहुत जल्दी ले जाके उसका फूके के इंतजाम कर लें। अच्छा। चुप्पे। हाँ? रायबरेली जिले में आज से ऑल इंडिया लॉन टेनिस टूर्नामेंट का गोल्डस्मिथ स्पोर्ट्स एकेडमी मठिया में शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में पूरा देश से 56 प्लेयर टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आज पहले दिन क्वालिफाई राउंड में रायबरेली के हसमत अली और लखनऊ के अमन गौरव के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें लखनऊ क्या मांगा, उन्होंने रायबरेली के हसमत अली को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। ये टूर्नामेंट आज से शुरू होकर 15 तारीख तक चलेगा। ये हमारी गोल्ड स्मिथ स्पोर्ट्स एकेडमी है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ मेंस का टूर्नामेंट हो रहा है, जिनके क्वालिफाइंग मैचेस सैटरडे और संडे 2 दिन यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कितने बच्चे जो है वो भाग ले रहे हैं, कितने प्रदेश में? 56 बच्चे लगभग हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले, और इंडिया के सभी प्रांतों से बच्चे आए हैं। ये हमारी गोल्ड स्मिथ स्पोर्ट्स एकेडमी है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।